उनको ऑलरेडी पार्किंसन नाम की एक बीमारी थी और उनका एक बेसिक नेसेसिटी था स्ट्रॉ पानी पीने के लिए। वो जैसे हम ग्लास से पानी पीते वो नहीं पी पाते थे, उनको स्ट्रॉ का ज़रूरत था, वो उनको डिनाई किया गया। मतलब एक तरीके से उनको उनका पानी पीने का अधिकार को डिनाई किया गया जेल के अंदर। आज जब हम उनको याद कर रहे हैं उनके डेथ पे, हम इस बात को कंडेम करना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर हम इसको मानते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नेचुरल डेथ। तो आपने देखा किस तरीके से जो मानव अधिकारों के लिए लड़ते रहे, उन्हीं के जो अमानवीय तरीके से स्टेट ने जो बर्ताव किया है और उनके अधिकारों का बार बार उल्लंघन हुआ है। बहुत सारी ऐसी तानाशाही ताकतें आई, बहुत सारे तानाशाही फोर्सेस आए, लेकिन उन लोगों ने भी, उनका भी जो कार्यकाल था असीमित नहीं रहा, वो भी धराशायी हुए हैं। आप भी धराशायी होंगे। हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुनने में विश्वास करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर खड़ा करके लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। नमस्कार। जैसा कि सब जानते हैं, स्टैन स्वामी जो एक बहुत बुलंद आवाज़ रहे हैं मानव अधिकारों में और ट्राइबल राइट्स के ऊपर, वर्कर्स मूवमेंट में, और तमाम जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी आवाज़ उन्होंने बुलंद की है। और उनकी जो प्राण गए हैं जेल में, उसके खिलाफ एक पब्लिक मीटिंग हो रहा है JNU SU द्वारा। तो आयशी, मैं आपसे बिगिन करना चाहती हूँ। आप खुद एक तरह से शिकार बनी हैं पॉलिटिकल वायलेंस के, और जिस तरीके से जो रिप्रेशन है स्टेट का, तो कैसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि फादर स्टैन स्वामी के अगर कंट्रीब्यूशन को समराइज़ करना हो, कुछ चंद शब्दों में बताना हो, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जो आज खबर आई है फादर स्टैन स्वामी के डेथ के बारे में, तो उसको लेके ही ये कार्यक्रम चल रहा है कि हम वी आर मोर्निंग हिज डेथ। बट फादर स्टैन स्वामी वॉज अ पर्सन, वॉज एन एक्टिविस्ट जो ग्राउंड में काम करते थे और जो ट्राइबल और आदिवासी जो लाइक इलाका में लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके हक़ के बारे में बात करते थे। बिकॉज वी जनरली सी, हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि उनकी जो अधिकार की बातें हैं उसको कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो कहीं दरकिनार कर देते हैं और उनकी अधिकारों की बातें मैंने मेन स्ट्रीम में नहीं आता है। तो फादर स्टैन स्वामी जैसे एक्टिविस्ट उनको मेन स्ट्रीम में लाए हैं, ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है, उनके बातों को मेन स्ट्रीम में पहुंचाने की कोशिश की है अपने नॉलेज द्वारा, वहाँ पे काम के द्वारा। और उनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, इन यंग जनरेशन के लिए, इवन सबके लिए जो अमन में विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि इस देश के अंदर जो लोग आज जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जो पिछड़े वर्ग से है, दलित है, या SC ST OBC तबके से लोग आते हैं, उनके अधिकारों की बात मेन स्ट्रीम में आए। तो इनका कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन ह्यूज इन दिस। और आज जब हम उनको याद कर रहे हैं उनके डेथ पे, हम इस बात को कंडेम करना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर हम इसको मानते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नेचुरल डेथ, उसको हम बोलना चाहेंगे कि ये नेचुरल डेथ नहीं था। एक 80 साल के ऊपर एक इंसान को आपने जेल में रख के आपने उनको डिनाई किया हेल्थ प्ली, उनका बेल को आपने बार बार डिनाई किया, और सिक्योरिटी क्वेश्चन से। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 80 साल के ऊपर के उम्र के एक आदमी से क्या इतना सिक्योरिटी इश्यूज़ था। और आज के समय पे भी जिस तरीके से बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, हमारी यूनिवर्सिटी के 4 छात्राएं हैं, दोनों को बेल मिल पाया है, और भी 2 छात्राएं हैं, उमर और शर्जील, जो अभी भी लैंग्विश कर रहे हैं जेल में अंडर चार्जेस जिसमें कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ जेल में रखा जा रहा है बिकॉज एक विंडिक्टिव नेचर के लिए। तो इसको हम कंडेम करते हैं और हम लोग यही बात रखना चाहेंगे JNU कम्युनिटी की तरफ से भी कि वी डिमांड द रिपील ऑफ UAPA एंड वी वांट कि हम लोग एक यूनाइटेड आवाज़ उठाएं। इस तरीके से लैंग्वेजिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस शैल नॉट बी अलाउड इन दिस कंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया आयशी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा आयशी ने बोला, आप थोड़ा सा कंडीशंस के बारे में बताना चाहेंगे। वहाँ प्रिजन में पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं कि उन्हें एक बेहतर सेल में बेहतर सुविधाएं भी दी जाती, ये एक आपकी पुलिस उसके एक्ट में मौजूद है। तो कितना उसका उल्लंघन हुआ था, किस तरीके की कंडीशंस थे, उस पर थोड़ा सा बात। और आखिरी में आपका भी जानना चाहेंगे कि ये हम युवाओं को किस तरीके का संदेश देना चाह रही है सरकार, जो आवाज़ उठाना या आवाज़ उठाने में बिलीव रखते हैं, क्योंकि JNU पे भी जिस तरीके से टारगेटिंग हुई है, या जहाँ जो भी स्पेसेस और जो भी वॉइसेस हैं जिन्होंने भी जब आवाज़ उठाने की कोशिश की है, इस सरकार में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत वायलेंट स्टेट रिप्रेशन जो नेचर है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जिस तरीके से फादर स्टैन स्वामी हैं, जिनकी आज मृत्यु हुई, जिनकी हत्या हुई है कस्टडी में, उन्हीं के अगर हम कंडीशंस को देखें किस तरीके से उन्हें रखा गया। उनकी जैसे उम्र 84 साल थी, 84 ईयर्स ओल्ड ही, उनको ऑलरेडी पार्किंसन नाम की एक बीमारी थी, जिसमें
नॉर्मली जैसे हम लोग चलते फिरते हैं, अपना रोज़मर्रा गतिविधि करते हैं, वो करना बहुत मुश्किल है। और उनका एक बेसिक नेसेसिटी था स्ट्रॉ पानी पीने के लिए। वो जैसे हम ग्लास से पानी पीते वो नहीं पी पाते थे, उनको स्ट्रॉ का ज़रूरत था। इतनी एक मूलभूत एक जो चीज़ है, और स्ट्रॉ आप समझेंगे ऐसा चीज़ है कि उससे आप कोई चीज़ कर नहीं सकते, उससे ना आप जेल तोड़ सकते, ना आप किसी को मार सकते हैं। वो उनको डिनाई किया गया, मतलब एक तरीके से उनको उनका पानी पीने का अधिकार को डिनाई किया गया जेल के अंदर। अब देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। उनके आसपास जो लोग हैं उन्हें कोविड हुआ है, जो जेल में बाकी कैदी है या बाकी जो अफसर है उन्हें कोविड हुआ है, तो उन्हें भी खतरा है। और एक बहुत ही वयस्क होने के उनका एज जो था काफ़ी एडवांस था, जिसके कारण उन्हें और इससे खतरा था। इसके बावजूद उन्हें हॉस्पिटल फैसिलिटी समय पे मुहैया नहीं की गई, बहुत लेट जो है उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और इस कारण से आप देखिए कि ये बस फादर स्टैन स्वामी का केस नहीं है। आप देखिए किस तरीके से बाकी भी कैदी है, चाहे अलग अलग, चाहे आप देखिए कि एल्गार परिषद के ही जो बाकी जिसमें अलग अलग लोगों के ऊपर केस लगे, चाहे सुधा भारद्वाज हो, चाहे वरावरा राव हो, इन सब का एज एडवांस एज में है, सबको अलग अलग कंडीशन है। इसके बावजूद उन्हें जो है उनका जो मूलभूत राइट है मेडिकल एक जो केयर का, वो उनको डिनाई किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए जीएन साहबा को जिस तरीके से रखा जा रहा है, तो ये तमाम केसेस दिखाते हैं कि एक विंडिक्टिव एजेंडा है। और इसके साथ में यूएपीए पे और एनएसए पे और इन तमाम जो ड्रैकोनियन एक्ट जिन्हें हम कहते हैं, उस पर चंद शब्द कहना चाहूँगा। नॉर्मली हमारा संविधान और पूरे दुनिया में आप कानून उठा के देख लीजिए तो एक उसका क्राइटेरिया होता है, एक उसमें जो प्रिंसिपल होता है कि जब तक आपको दोषी कोर्ट पूरी तरीके से नहीं मतलब दोषी करार देता है, तब तक के ये समझा जाता है कि आप निर्दोष है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये यूएपीए के केस में नहीं होता है। जब तक आप अपने आप को इनोसेंट नहीं बताते हैं, तब तक के आपको गिल्टी जो है प्रिज्यूम किया जाता है। और इसी में, और जो भी आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा, देश की जनता को, देश के नागरिकों को बताना चाहूँगा कि जब आप देखते हैं कुछ मीडिया के तत्व आपको बताएंगे कि देखिए क्योंकि ये जेल में है, क्योंकि इन्हें बेल नहीं मिला है इसीलिए ये दोषी है, तो ऐसा नहीं है। बेल इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यूएपीए में लिखा है कि आप बेल नहीं दे सकते हैं जब तक कि पूरी तरीके से जो भी चार्जशीट है उसे आप कोर्ट में नहीं गलत साबित कर देते। और हमारे कोर्ट में जिस तरीके से एक कामकाज चलता है, जिस तरीके से एक गति है, उससे ये करना बहुत मुश्किल है। और यूएपीए में स्पेशली ऐसा प्रावधान है कि मान लीजिए कि एक चार्जशीट दिया जा रहा है तो पुलिस 10 दिन बाद नया चार्जशीट फाइल कर देता कि चलिए ये नया चार्जशीट। अब जैसे हमारे ही एक साथी है, हमारे यूनिवर्सिटी के पुराने छात्र उमर खालिद, उनके केस में आप देखिए हज़ारों पन्नों का चार्जशीट फाइल किया जा रहा है जिसमें उल-झलूल चीज़ें लिखी जा रही है। फादर स्टैन स्वामी का जो लास्ट इंटरव्यू था उसमें आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके कंप्यूटर को जब्त किया गया, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ऑफिशियल थे, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट उसमें डाले कि उनका जो है कॉरस्पॉन्डेंस था अलग अलग बैंड ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरीके से पूरी तरीके से कानून का, ड्यू प्रोसेस का, रूल ऑफ लॉ का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। यूएपीए, एनएसए जैसे कानूनों को बना के एक पूरी तरीके से कोशिश है कि हमारे जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर एक अंकुश कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये स्टूडेंट कम्युनिटी जैसे छात्र जो आवाज़ उठाने में बिल्कुल रखते हैं, उनका मनोबल गिराता है कि और बढ़ाता है? देखिए एक कहावत मतलब हमारे इसमें है कि जैसे हम लोग जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, कई बार होता है कि पुलिस का डंडा चलता है हमारे ऊपर, हमें बहुत मतलब बुरी तरीके से पीटा जाता है। तो इसमें जेएनयू में एक ये है कि पहले बार डर लगता है, उसके बाद डर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं यही बात है कि हमारे जितने साथी आज जेल में हैं, वो आज हमें कहीं ना कहीं उनका जो हौसला है, उनका जो आज साहस है, उनसे हमें प्रेरणा मिलता है। और क्योंकि हम छात्र हैं तो इस देश को बेहतर बनाने के लिए दबे और कुचले, वंचित और पिछड़े समुदायों के हक की आवाज़ उठाना हमारा दायित्व हम समझते हैं, और वो हम करते रहेंगे। चाहे ये आज जिस तरीके से सरकार दमनकारी नीति को अपना रहा है, चाहे वो और अपनाए, हम लोग सच के पक्ष में और जनता के हक के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से जो मानव अधिकारों के लिए लड़ते रहे, उन्हीं के जो अमानवीय तरीके से स्टेट ने जो बर्ताव किया है और उनके अधिकारों का बार बार उल्लंघन हुआ है, और इस कदर उल्लंघन हुआ है कि आज हमारे इतनी टॉल वॉइसेस जो है अपना दम तोड़ रही हैं। तो इसी के संदर्भ में हमारा पूरा सॉलिडारिटी जाता है उन सभी वॉइसेस को जो देश में डेमोक्रेसी और दबे कुचले वर्ग की राइट्स को बचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।